अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ऑन पेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एसईओ का। कि अगर हम ऑन पेज नहीं करते अपनी एसईओ की तो हमें रैंकिंग लेना आई थिंक इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से हमें इस लेक्चर को बड़े डीपली जानना है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एसईओ, ऑन पेज और ऑफ पेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑन पेज प्लस ऑफ पेज इज इक्वल टू हाई रैंकिंग। कि ऑन पेज और ऑफ पेज को जब तक हम दोनों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हमें गूगल पे रैंकिंग नहीं मिल सकती। तो हमें ऑन पेज भी करनी पड़ती है, ऑफ पेज भी करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हमें रैंकिंग मिलती है। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इन एसईओ। हाउ टू यूज कीवर्ड्स इन ऑन पेज एसईओ, मतलब कि हम अपने कीवर्ड्स हैं जो हम अपने ऑन पेज एसईओ में किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। सो यूज यहाँ पे लिखा हुआ है यूज कीवर्ड्स इन मेटा डाटा, मेटा टैग्स। उसमें हमारे पास आ जाती है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूज इन कीवर्ड इन कंटेंट। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। कंटेंट आपको पता है कि जो भी आपकी वेबसाइट पर कंटेंट होता है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वेयर टू प्लेस द कीवर्ड्स, हम कीवर्ड्स कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि इनके अंदर कीवर्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका यूआरएल। यूआरएल आपका होता है जैसे फॉर एग्जांपल www.com, ठीक है। ये पूरा जो आपका स्लैश के बाद स्लग आता है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली मेटा टैग होते हैं, जिस तरह से मैं आपको बताया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर पेज टाइटल, आपकी कोई भी वेबसाइट का टाइटल है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली कंटेंट, कंटेंट जो आपकी वेबसाइट पे पूरा लिखा हुआ है उसमें कहाँ कहाँ आपका कीवर्ड होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग्स, हेडिंग्स में आप टैग यूज करते हैं, उसको कहते हैं H1। HTML का टैग होता है साइज का H1, H2, H3। तो H1 में जो आपकी हेडिंग है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंडली सब हेडिंग्स, आपकी हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी आपका कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पैराग्राफ, जो आपका कंटेंट स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होते हैं उनके अंदर आपका कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ में देखें तो इमेजेस, इमेजेस में हम कीवर्ड इस तरह प्लेस करते हैं, इमेजेस के पीछे टैग होता है जिसको कहते हैं ऑल टैग्स, ऑल टैग्स भी कहते हैं ALT। तो उसके अंदर हमारा कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, जिस तरह से ऑल टैग्स आपको पता लग गया है, इमेज का नेम आपने सही से ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। और बात आती है कि 27 DPI व्यूअर्स, ये एक रेजोल्यूशन है आपकी वेबसाइट की इमेज के लिए। जो आप 27 DPI पे आपकी इमेज होगी तो वो वेबसाइट के लिए प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होगी। तो आप कोई भी इमेज को ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं जाके DPI में, या आप फोटोशॉप में हैं तो आप इस फॉर्मेट में करें ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली लोडिंग टाइम उसको मिले और उस पर लोडेड इमेजेस ना हो, ज़्यादा MBs वाली, ज़्यादा साइज वाली इमेजेस ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए समझना कि क्रॉलिंग क्या और इंडेक्सिंग क्या है। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं इसकी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें लिखा हुआ है हाउ एसईओ वर्क्स, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का। सबसे पहले आप एक इमेज दे सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है यू पब्लिश आ वेबसाइट और आर्टिकल। इसका मतलब कि आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है या कोई आर्टिकल अपनी पहली वेबसाइट पे अपलोड किया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
तो उस पे क्या होगा कि गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, गूगल के जो स्पाइडर्स हैं, गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, स्पाइडर्स उसको कहा जाता है, वो आते हैं, वो आके आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करते हैं, क्रॉल करके आपका जो भी कंटेंट है, जो भी इमेजेस है, जो भी लेआउट है, उसको एक कहते हैं अंडरस्टैंड करते हैं कि किस बारे में है। उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देते हैं इंडेक्सर को। इंडेक्सर क्या करता है, वो देखता है कि आपके कंटेंट और आपकी वेबसाइट की कैटेगरी किस कैटेगरी के रेलिवेंट है। फिर वो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको जो गूगल पे रैंकिंग है, गूगल पे सर्च रिजल्ट्स हैं, वहां पे आपकी वेबसाइट शो करवाता है। ठीक है। पहला क्या होता है कि क्रॉलर्स आते हैं, वो क्रॉलिंग करते हैं आपकी वेबसाइट को, समझते हैं, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को भेजते हैं इंडेक्सर के पास। इंडेक्सर क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को देखता है कि आपकी वेबसाइट मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, तो क्या करेगा कि वो रेस्टोरेंट की जो कैटेगरी है उसमें जाके आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देगा। ये नहीं था कि आपकी वेबसाइट रेस्टोरेंट की है तो वो किसी मार्केटिंग एजेंसी की कैटेगरी में आपको रैंकिंग दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडेक्सर यही करता है कि वो आपकी रेलेवेंट कैटेगरी देखता है, उसके बाद आपको वहां पे क्या कहते हैं सर्चेज देता है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की समझ लगी होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि समझना कि आखिर हमें रैंकिंग मिलती कैसे है। हमें रैंकिंग इस तरह मिलती है, पहले क्रॉल होता है, फिर इंडेक्स होता है, उसके बाद रैंकिंग मिलती है। सो स्टूडेंट, बात करते हैं एक्सएमएल साइट मैप के बारे में। जैसे कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि एक्सएमएल साइट मैप गूगल के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एसईओ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्रॉलर्स के लिए, कि जब वो क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो सबसे पहले आपके साइट मैप पे आते हैं। साइट मैप पे आके वो आपकी पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है, जब ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है तो क्या होता है कि उसको क्रॉलिंग करने में उसको डिफिकल्टी नहीं आती, उसको आसानी आती है। हम साइट मैप की कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया pnytrainings.com। अगर मैं इसके आगे एक स्लैश डालता हूँ, स्लैश डाल के इसके आगे लिखता हूँ साइट मैप .xml, अगर मैं इस तरह से इसका एक स्लग बनाता हूँ, पूरा एक यूआरएल बनाता हूँ, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस वेबसाइट का जो साइट मैप है वो मुझे शो कर देता है। आप देख सकते हैं कि हर एक यूआरएल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। तो जब हमारे पास साइट मैप बना होता है हमारी वेबसाइट पे, तो गूगल के जो क्रॉलर्स हैं उनको बहुत आसानी होती है हमारी वेबसाइट पे क्रॉल करने पे, बजाय कि अगर हम विदाउट साइट मैप अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो अगर हम इसमें करते हैं कंट्रोल यू, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम इस तरह करते हैं तो हमारे पास मतलब कि पूरा हमारे पास सोर्स कोड आ जाता है, हमारी पूरी कोडिंग आ जाती है हमारी वेबसाइट की। तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, रीडेबल बहुत मुश्किल है इसके लिए। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया साइट मैप, जिसकी वजह से उसके क्रॉलर को आसानी हो जाती है कि वो आपकी वेबसाइट को कहते हैं क्रॉल कर सके। सो स्टूडेंट, अगर अगली बात हमारे पास आती है report.txt फाइल। reports.txt फाइल एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है इन वेबसाइट। फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह कि हम देख सकते हैं हमारे पास पीएनवी ट्रेनिंग्स की वेबसाइट ओपन है, इसके आगे हम टाइप करते हैं स्लैश और लिखते हैं robots.txt। जब हम इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमें शो होता है। अब व्यूअर्स, इस सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस फाइल का मतलब क्या है, उसके बाद मैं आपको ये फॉर्मेट भी समझाता हूं। सो व्यूअर्स, इस फाइल का ये मतलब है कि हमारे पास हमारी वेबसाइट में कुछ इस तरह के पेजेस होते हैं जिसको हम चाहते हैं गूगल का क्रॉलर जो है उसको क्रॉल ना करे, उसको इंडेक्स ना करे। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ हमारे
हमारा लॉगिन पैनल होता है जिस तरह, ठीक है, हमारी कुछ इस तरह की डिटेल्स होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा गूगल पे अपेयर ना हो, ओनली वेबसाइट पे ही रहे। तो हम क्या करते हैं, हम उस वेबसाइट के पेज को, उस वेबसाइट के स्लग को हम अपनी report.txt फाइल में डाल देते हैं, ताकि जो क्रॉलर है उसको पता लग जाए कि मैंने इस वाले पेज को क्रॉल नहीं करना। तो इस वजह से हम report.txt फाइल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसको हमने डिस अलाउ किया हुआ है। जब आप डिस अलाउ कर देते हैं तो फिर गूगल का क्रॉलर उस पेज पे नहीं जाता। तो ये फॉर्मेट आप देख लें, कुछ इस तरह से फॉर्मेट हमें यूज करना होता है अपने वेबसाइट को डिस अलाउ करने के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक पेज को। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने डिस अलाउ किया तो आपकी पूरी वेबसाइट डिस अलाउ हो जाएगी, नहीं, जिस पेज को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे वही पेज आपका डिसअलाउ होगा। सो स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग की। व्यूअर्स, जब हम एक वेबसाइट की ऑन पेज करते हैं तो हमें उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? लाइक जैसे आपका हाइपर लिंक होता है, एक href टैग होता है आपकी वेबसाइट पे जो हम यूज करते हैं। हम अपने कीवर्ड को, हमारा जैसे कीवर्ड है उसको हम एक क्लिकेबल बना देते हैं, ताकि जब हम उस पर क्लिक करें तो हम उसके रेलेवेंट पेज पे हम लैंड कर जाएं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक ऑन पेज का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम एक ऑन पेज इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल के लिए आपके सामने एक कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कीवर्ड। मेन बात, आपका कीवर्ड क्या है? जब तक आपको आपका कीवर्ड नहीं पता, आप एक ऑन पेज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरा पेज किस रेलेवेंट है, मैंने इसके अंदर कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट करना है। वो आप कीवर्ड रिसर्च का लेक्चर देखेंगे, आपको पता लगेगा कि उसमें कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है। आप कीवर्ड को उसका हाई लो कंपटीशन कैसे देख सकते हैं, और उसका कीवर्ड आपने सिलेक्ट करके आपने अपने कंटेंट में यूज करना है। ठीक है, हमने इधर कीवर्ड यूज किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। अभी बस सबसे पहले जो मैंने आपने पीछे ओवरव्यू में देखा था, मैंने बात की थी स्लग की। स्लग कहते हैं हमारा परमालिंक, और हमारा जो यूआरएल है उसको हम कहते हैं, जैसे देखते हैं www.xyz.com, आगे स्लैश के बाद आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। अब क्या है कि मैंने अपने परमालिंक में भी अपना कीवर्ड यूज किया है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सबसे पहले मैंने अपना कीवर्ड कहाँ यूज किया? अपने परमालिंक पे। सेकेंडली, मैंने अपना कीवर्ड कहाँ यूज किया? हेडिंग में H1 में, मेरी जो हेडिंग है वेबसाइट की, जो हेडिंग होती है उसमें मैंने अपना कीवर्ड यूज किया है, उसको हम कहते हैं H1। उसका जो साइज होना चाहिए वो मोस्टली H1 होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं बॉडी कंटेंट में, कि आपके वेबसाइट का जो बॉडी कंटेंट है जिसपे आपने प्रॉपरली अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसमें हमने कीवर्ड कैसे यूज करना है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम टैग करेंगे H2, ठीक है, H2 करेंगे, और देखें कि इसमें जब मैंने बॉडी कंटेंट शुरू किया है तो मेरे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने इसको यूज किया है, सेकंड पे इसको यूज किया है, ठीक है, थर्ड पे ये यूज हुआ है। तो इस तरह से हमने ये अपना कीवर्ड अपने बॉडी कंटेंट में यूज करना। लेकिन एक बात इसमें सबसे जरूरी है कि इसमें हमें स्टफिंग नहीं करनी। स्टफिंग मतलब कि हमने अपने जरूरत से ज्यादा कीवर्ड इसके अंदर हमने ऑप्टिमाइज नहीं करने। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसकी डेंसिटी होती है 1%, कि अगर आपका कंटेंट 100 वर्ड्स का है तो उसमें हम 1 कीवर्ड यूज करेंगे ओनली। अगर आपका कीवर्ड 500 वर्ड्स का है उसके अंदर 5 कीवर्ड्स यूज करेंगे ओनली, ठीक है। तो ये आपने डेंसिटी के मुताबिक कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है। उसके नीचे हम आ जाते हैं, तो हमने कीवर्ड यूज करना होता है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। अब इसके आपके सामने एक एग्जांपल है। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि हम कुछ भी गूगल पे जब हम सर्च देखते हैं तो आपके सामने ये ब्लू कलर का एक टाइटल लिखा होता है, इसको कहते हैं पेज टाइटल और इसको कहते हैं मेटा टाइटल।
ठीक है, मेटा टाइटल होता है और उसके बाद आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और हमारे मेटा टाइटल में भी हो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कीवर्ड होना जरूरी है। अब बात करते हैं जो हमारा मेटा टाइटल होता है। मेटा टाइटल होता है ये जाता है 60 करेक्टर्स के अंदर, कि हमारे पास के अंदर 60 करेक्टर्स होने चाहिए। और जो हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ये हम 160 करेक्टर्स तक लेकर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं इसको यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ऑन पेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।